गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग सिंध पर अरबों के आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। अरबों ने सिंध पर प्रथम सफल आक्रमण किया था 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। और उस वक्त सिंध के राजा होते हैं महाराजा दाहिर। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो, तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। शुरुआत हम लोग रायसासी प्रथम से करेंगे, जो कि राय वंश के शासक थे। इनका उत्तराधिकारी होता है रायसासी द्वितीय, जो कि राय वंश का अगला शासक बनता है। अब देखो, ये जो राय वंश है इसे इतिहासकार मौर्य वंश की शाखा मानते हैं, चूँकि मौर्य वंश एक राजपूत वंश था। इस चलते इतिहासकार इसे राजपूत वंश से भी संबोधित करते हैं राय वंश को। इस वंश का जो कार्यकाल होता है 489 से लेकर 632 ईस्वी तक इस वंश का शासन सिंध के क्षेत्र पर होता है। 632 ईस्वी में रायसासी की मृत्यु के साथ ही इस वंश का समापन हो जाता है, रायवंश का समापन हो जाता है। इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है और इनकी हत्या कर दी जाती है इनके ही प्रधानमंत्री चच के द्वारा 632 ईस्वी में। और सिंध के क्षेत्र पर चच ने अधिकार कर लिया तथा आसपास के क्षेत्रों को जोड़ के एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण किया जाता है चच के द्वारा। चच ने रायसासी द्वितीय की पत्नी रानी सौहिंदी से विवाह कर ली। अब राजा चच के दो पुत्र होते हैं, दाहिर और दाहिर सिम। राजा चच की मृत्यु जो होती है वो 671 ईस्वी में हो जाती है। इनके मृत्यु के बाद चंद्रसेन ने शासन को संभाला, जो कि उस वक्त सिंध क्षेत्र का प्रधानमंत्री हुआ करता था। चंद्रसेन जो था वो राजा चच का भाई भी था। अब इसने महज 7 से 8 वर्षों तक सिंध के बागडोर को संभाला। उसके बाद सिंध का जो संपूर्ण नियंत्रण था महाराजा दाहिर ने अपने हाथों में ले लिया। 679 ईस्वी में यह सिंध के राजा बनते हैं। इनका जो जन्म होता है वो 663 ईस्वी में होता है तथा इनकी मृत्यु 712 ईस्वी में होती है। यहाँ पर इनके भाई दाहिर सिम की भी मृत्यु हो जाती है। राजा दाहिर का जो स्वभाव था ये काफ़ी ज़्यादा धार्मिक और उदार विचारों वाले शासक थे, जिस कारण इनके क्षेत्र के सभी लोग शांतिपूर्वक रखते थे। सभी धर्मों के लोग इनके क्षेत्र में शांतिपूर्वक रहा करते थे। राजा दाहिर इंसाफ पसंद करने वाले इंसान थे। इन्होंने 3 तरीके के न्यायालय को बनाया था। प्रथम था कलोस, दूसरा था सरपनास और तीसरा है गनास। ये सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था, ये हाई कोर्ट और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो काफ़ी उत्तम न्याय व्यवस्था इन्होंने बना रखा था। अब देखो, इतिहासकारों के अनुसार जो सिंध का जो समुद्री मार्ग था वो पूरे विश्व के व्यापारियों के लिए सुविधा उपलब्ध कराता था। क्यों? तो उनका प्रसिद्ध बंदरगाह था देवल बंदरगाह, जो कि उस क्षेत्र के प्रसिद्ध मंदिर देवल मंदिर के नाम पर इस बंदरगाह का नाम रखा गया था। लोग इसे दीवल बंदरगाह भी बुलाते थे, तो दोनों एक ही नाम है। उस वक्त अरब मुसलमानों को समुद्र के किनारे बसने की अनुमति दी गई थी, क्योंकि अरब क्षेत्र के जो नागरिक थे सिंध के क्षेत्र में ज़्यादातर व्यापार के लिए आते थे, जिस कारण इन्हें इनके रहने का उत्तम प्रबंध समुद्र के किनारे ही किया गया था। अब देखो, इस मैप के माध्यम से समझो तो देखो, ये सिंध का क्षेत्र है और ये पंजाब का क्षेत्र। यहीं पर है खैबर पास और यहाँ पर है देवल बंदरगाह, क्षेत्र पे है देवल बंदरगाह। अब देखो, अब हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के साथ ही महज 6 वर्षों के अंदर ही इनके उत्तराधिकारियों के द्वारा ईरान, सीरिया, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन जैसे देशों पर इनका अधिकार हो गया। यानी क्षेत्र विस्तार काफ़ी तेज़ी से होता है। इन क्षेत्र विस्तार के क्रम में इनके सामने आता है सिंध का क्षेत्र, क्योंकि इन्हें धन की भी आवश्यकता होती है और उस वक्त जो सिंध का क्षेत्र होता है उसे लोग सोने की चिड़िया बुलाते हैं। तो काफ़ी धनी क्षेत्र होता है, सुखी संपन्न क्षेत्र होता है तथा इन्हें साम्राज्य विस्तार भी करना होता है और धर्म का भी प्रचार करना होता है। और एक अहम वजह क्या बनती है, इनके एक व्यापारिक जहाज होते हैं, उनकी लूट हो जाती है इसी देवल बंदरगाह के करीब में, जो कि अरबों के सिंध पे आक्रमण का एक अहम वजह बनता है। तो चलिए आगे देखते हैं। सिंध के व्यापारी जो होते हैं उस काल में भी व्यापार के लिए समुद्री मार्गों के माध्यम से दूसरे देशों से जुड़े थे और ईरान से आने वाले व्यापारियों के जहाज सिंध के देवल बंदरगाह होते अन्य देशों की ओर जाते थे। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था, एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में इसे देखा जाता था। सिंध में अरब इतिहास की पहली किताब चचनामा, जिसे फ़तेहनामा सिंध के नाम से भी जानते हैं, इसके अनुवादक होते हैं अली बिन हमीद अबू बकर कोफ़ी, जिन्हें शॉर्ट में अबू कोफ़ी भी कहते हैं। ये लिखते हैं कि सिंध के श्रीलंका के राजा ने बगदाद के प्रांतपति हुजाज बिन यूसुफ के लिए कुछ तोहफे भेंट किए थे, जो कि समुद्री मार्ग से भेजे गए थे और वह देवल बंदरगाह के करीब लूट लिए गए और इन समुद्री जहाज़ों में औरतें भी मौजूद थीं। 708 ईस्वी में यह घटना होती है।
अब देखो, अरब इतिहास की पहली किताब होती है चचनामा, जिसे फतेहनामा सिंध भी कहते हैं। इसे लिखा किसने था? तो अबू कोफी के पूर्वजों ने। अरबी भाषा में इस पुस्तक की रचना की गई थी, जिसका फारसी में अनुवाद किया अबू कोफी ने 1216 ईस्वी में। और इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने बताया कि श्रीलंका के राजा ने बगदाद के प्रांतपति हुजाज बिन यूसुफ के लिए कुछ तोहफे भेंट किए थे, जो कि समुद्री मार्गों से भेजे गए थे। कुल 8 जहाज थे और वो देवल बंदरगाह के करीब लूट लिए गए। 708 ईस्वी की ये घटना है। और इस जहाज में कुछ औरतें भी थे, इन्हें भी जख्मी कर दिया गया था इन हमलों में। अब देखो, इसके बाद होता क्या है कि एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा था, तो व्यापारियों ने तुरंत इसकी सूचना हुजाज को दी और बताया कि राजा दाहिर के क्षेत्र में लूट हुई है। हुजाज ने एक फरमान जारी किया, राजा दाहिर को एक पत्र लिखा और आदेश दिया कि लूट की संपत्ति इन्हें लौटा दी जाए और जो औरतों पर अत्याचार हुआ उसका स्पष्टीकरण दो। तो राजा दाहिर ने संदेशा, जो कि उस टाइम का जो पत्र लेखन था, उसके माध्यम से यह स्पष्ट किया कि यह घटना इनके क्षेत्र में नहीं हुई है, अतः इस घटना में हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। हुजाज बिन यूसुफ जो होता है, राजा दाहिर के उत्तर से संतुष्ट नहीं होता है, तथा ये जो लूट की जो घटना है, यह सिंध पर अरबों के आक्रमण की वजह बन जाती है। अरब आक्रमण की ये वजह बन गई। तो चलो आगे देखते हैं। अरबों के सिंध पे आक्रमण। प्रथम आक्रमण होता है अब्दुल्ला और बरदुल के नेतृत्व में सैनिकों के दल को हुजाज के द्वारा भेजा गया, और ये जो इस युद्ध में अरब की सेना पराजित होती है और ये दोनों युद्ध क्षेत्र में ही मारे जाते हैं। अब देखो, इससे पूर्व देखो तो 638 से लेकर 712 ईस्वी तक, इन 74 ईयर में 9 खलीफाओं के कार्यकाल में कुल 15 बार अरब की सेना ने सिंध के क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की, जिसमें से 15 में से 14 मतलब 14 बार इन अरब सेना असफल होती है। और 15वां जो आक्रमण होता है, आखिरी आक्रमण होता है, इसमें सिंध की सेना जो होती है वह सफल होती है। 15वें आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम का पूरा नाम क्या है? आदिल इमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 15वें आक्रमण का नेतृत्व किया था, जो कि एक सफल आक्रमण था। तो थोड़ा सा हम लोग मोहम्मद बिन कासिम के इतिहास को भी जान लेंगे। मोहम्मद बिन कासिम का जो जन्म होता है वो सऊदी अरब में स्थित ताइफ शहर के अल सकीब कबीले में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम के पिता का नाम है कासिम बिन यूसुफ। मोहम्मद बिन कासिम के बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, अतः ये अपने चाचा के यहाँ रहते हैं, जिनका नाम होता है हजाज बिन यूसुफ। हजाज बिन यूसुफ ने ही कासिम को युद्ध और प्रशासन के कलाओं से प्रशिक्षित किया था। शुरुआती काल में कासिम उम्मैद खिलाफत का एक अरब सिपा सालार था। मोहम्मद बिन कासिम की पत्नी होती है जुबैदा, जो कि हुजाज की पुत्री होती है, और कासिम ने महज 17 वर्ष की उम्र में ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी इलाकों पर हमला किया होता है। इतिहासकारों की मानो तो यह 711 ईस्वी में सिंध के करीबी क्षेत्रों पर प्रवेश करता है तथा 712 ईस्वी में सिंध के दक्षिण सीमा पर स्थित देवल बंदरगाह पर इसने आक्रमण किया, जहां इनका सामना होता है सिंधु सूरवीरों से, जो कि दाहिर की सेना होती है। दाहिर की सेना ने कासिम की सेना से बहुत बहादुरी के साथ युद्ध किया तथा कासिम की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, और उस वक्त सूर्यास्त के समय युद्ध विराम कर दिया जाता था। क्योंकि उस वक्त रात्रि में युद्ध करने के कोई साधन नहीं थे, कोई तकनीक नहीं था। अब यहाँ पर दो लोग होते हैं सिंध क्षेत्र के, ज्ञान बुद्ध और मोक्ष वासव। ये दोनों बौद्ध धर्म के होते हैं, और इन दोनों के माध्यम से कासिम को सहायता पहुंचाई जाती है। इन दोनों ने कासिम की सहायता की, और कासिम ने यहाँ पर एक योजना बनाकर रात्रि में ही सिंधी सूरवीरों पर यानी दाहिर की सेना पे हमला किया। अब ये युद्ध एक तरफा हो जाता है, दाहिर की सेना पराजित होने लगती है, और इसी युद्ध में महाराजा दाहिर को तीर लगती है, जिस कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। महाराजा दाहिर वीर गति को प्राप्त होते हैं। उसके बाद अरबी सेना अलोर की किले की ओर बढ़ने लगती है, और इसका संदेशा, महाराजा दाहिर की मृत्यु का संदेशा सिंधी वीरांगनाओं के पास वहाँ महल के अंदर महिलाओं के मध्य पहुँचा दिया जाता है। अब देखो, जब अरब की सेना किले के करीब पहुंचती है तो उनके ऊपर सिंधी वीरांगनाओं ने तीर और भालों से शक्तिशाली आक्रमण कर दिया। अब ये यहाँ पर एक छोटा युद्ध होता है, जहाँ पर अरब के आक्रमणकारियों से जूझते हुए सिंधी वीरांगनाओं जब अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगती हैं, तो अपने अस्तित्व का रक्षा करने के लिए उन लोगों ने जौहर कर लिया। सबसे प्रथम जौहर किसने किया था? तो राजा दाहिर की पत्नी रानी लाडी ने अपने सहयोगी के साथ जौहर कर लिया। जौहर एक प्रथा है जिसमें अग्निकुंड में कूदकर प्राण त्यागना होता है। जब युद्ध भूमि में
से राजा की पराजय हो जाती है तो विरोधी उन क्षेत्र में महिलाओं तक ना पहुंच पाए, इससे पूर्व ही ये लोग अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग देते हैं, जिसे जौहर कहते हैं। तो सबसे पहला जौहर राजा दाहिर की पत्नी रानी लाडी ने किया था अपने सहयोगी रानियों के साथ। अब देखो 712 ईस्वी में ही राजा दाहिर के बड़े बेटे जय सिंह दाहिर की भी मृत्यु हो जाती है। अब देखो जो कासिम होता है देवल, मुल्तान, न्यून, सोहवान, सीसम, राओर, अलोर आदि किलों पर विजय प्राप्त करता है तथा खलीफा को एक संदेशा भेजता है कि सिंध पे अरब शासन और इस्लाम का आधिकारिक प्रवेश किया जा चुका है। अब यहाँ पर राजा दाहिर की दो पुत्री होती है, सूर्या देवी और प्रेमला देवी, राजकुमारी सूर्या देवी और प्रेमला देवी। अब देखो ये दोनों सेनाओं का नेतृत्व कर रही थी। जहाँ इनकी सेना पराजित होती है इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस वक्त सेनापति मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जीत की खुशी में इन कन्याओं को खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक को तोहफे के रूप में भेंट कर दिया जाता है। अब देखो ये दोनों के पास अब एक ही रास्ता था बदला लेने का। अब इन दोनों ने एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र के तहत मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ कुछ शब्दों का इस्तेमाल अब्दुल मलिक के सामने किया, जिससे अब्दुल मलिक बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होता है मोहम्मद बिन कासिम से और एक फरमान जारी करता है कि इसे कैद कर लिया जाए और बैल की चमड़ी में पैक कर दिया जाए। उस वक्त यह कासिम जो होता है वो अवधपुर में होता है। अब यहाँ पर इसे पैक कर लिया जाता है और इसे पैक कर और अब्दुल मलिक के सामने पेश किया जाए, ये इसने फरमान दिया। अब रास्ते में ही दम घुटने की वजह से 715 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई। अब जब इस षड्यंत्र का पता अब्दुल मलिक को लगता है कि यह एक महज षड्यंत्र था, उससे पूर्व ही सूर्या देवी और प्रेमला देवी ने आत्महत्या कर ली। अब देखो कासिम ने एक काम किया था, सिंध के क्षेत्र में मंसूबिन अल हजाज के नाम से एक मसूरा नामक क्षेत्र बसाया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट वीवीआई पॉइंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। मोहम्मद बिन कासिम के विजय अभियान भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले मुस्लिम राज का एक बुनियादी घटना क्रम माना जाता है। बुनियादी घटना क्यों? क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में जो सफल अभियान होता है 712 ईस्वी में, उसके बाद जो अरब सेना होती है सिंध के क्षेत्र में प्रवेश करती है। अब इसके महज 300 वर्षों के बाद देखोगे तो तुर्की सेना आती है। इस चलते इसे एक बुनियादी घटना क्रम माना जाता है। अरबों के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ता है? तो राजनीतिक प्रभाव तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ सांस्कृतिक प्रभाव जरूर पड़ता है। क्या होता है? तो भारतीय ज्ञान में विज्ञान, गणित, चिकित्सा, दर्शन इत्यादि का जो प्रसार होता है अरबी क्षेत्रों तक होता है, जिससे अरब क्षेत्र काफ़ी प्रभावित होता है। अब देखो ब्रह्मगुप्त की एक रचना होती है ब्रह्म सिद्धांत। ब्रह्मगुप्त की प्रथम रचना होती है संस्कृत भाषा में। इस पुस्तक की रचना इन्होंने की थी और यह एक गणितीय पुस्तक है जिसमें उन्होंने शून्य का गणितीय उपयोग बताया गया है। इस पुस्तक का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया अल-फजरी के द्वारा। इसके साथ ही भारतीय दशमलव प्रणाली का ज्ञान भी अरब क्षेत्र तक पहुंचता है, जिससे उनकी गिनती और भी ज़्यादा एक्यूरेट हो जाती है। उसके बाद आर्यभट्टम, सूर्य सिद्धांत, पंचतंत्र, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता इत्यादि महत्वपूर्ण ग्रंथों का भी अरब भाषा में अनुवाद किया गया। भारत के कुछ प्रमुख विद्वान जो थे मनक, सिंदबाद, मल और धनक इत्यादि, इन लोगों को अरब क्षेत्र में उच्च पदों पर आसीन किया गया। अब देखो एक मनक जो थे ये एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। इन्होंने खलीफा हारून का उपचार किया था, एक सफल उपचार उनका किया था। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इस तरह भारतीय ज्ञान का जो प्रसार होता है अरब क्षेत्रों तक होता है और अरबों के माध्यम से ये यूरोपीय देशों तक पहुंचता है, जहां इसका परिणाम यह निकल के आता है कि यूरोप में पुनर्जागरण होता है। भारतीय क्षेत्रों में क्या होता है? तो खजूर की खेती होने लगती है, ऊंट के पालन की प्रथा बढ़ जाती है, दिरहम मुद्रा की शुरुआत भारतीय सीमा क्षेत्रों में होने लगती है। एक मानसून अरबी शब्द है, उसका प्रयोग भारतीय क्षेत्र में होने लगता है। और एक मोस्ट वीवीआई पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। मोहम्मद बिन कासिम ने ही सर्वप्रथम भारतीय क्षेत्रों पर जजिया कर लगाया था। जजिया कर एक गैर धार्मिक कर है जो कि गैर मुसलमानों पर लगाया जाता है। एक तरीके का ये टैक्स है और उस वक्त इस टैक्स से बच्चे, अपाहिज, साधु संत, ब्राह्मण और महिलाओं को मुक्त रखा गया था। तो मोस्ट वीवीआई पॉइंट है, बहुत बार इस यहाँ से क्वेश्चन बनाती, इसे ध्यान में रखिएगा। सर्वप्रथम जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत पे आक्रमण करने वाले सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरब थे और मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में प्रथम सफल अरबों का आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में। आज सिंध का क्षेत्र पाकिस्तान का एक प्रांत बनकर रह गया है
और भारत पे अरबों के आक्रमण और सिंध के इतिहास की जानकारी चचनामा से प्राप्त होती है। चचनामा, जिसमें चच के इतिहास के बारे में बताया गया है, अरबी भाषा में इस पुस्तक को लिखा गया है, जिसका फारसी में अनुवाद किया गया है 1216 ईस्वी में अबू कोफी के द्वारा, 1216 ईस्वी में। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के आखिरी तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।